हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब सेफ़ और हेल्दी होंगे। हमने मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, बट पूरा एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो उसी की सेकंड वीडियो ये है, क्लास 10th की चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। जब हम किसी मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करवाएं तब क्या होगा। एक्टिविटी 3.10 हमें कह रही है आप कुछ मेटल को कलेक्ट कर लीजिए, जैसे हमने एक्टिविटी 3.9 में कलेक्ट किया था, सेम वही मेटल्स को आप कलेक्ट कर लीजिए। पुट स्मॉल पीसेस ऑफ सैम्पल सेपरेटली इन अ बीकर हाफ फिल्ड विथ कोल्ड वाटर, और उसको ठंडे पानी में अलग से करके रख दीजिए। Which metal reacted with cold water? ऐसा कौन सा मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर्स के टर्म में लिखिए। ऐसे कौन सा सबसे जल्दी कर रहा है, कौन सा बाद में कर रहा है, कौन सा ऐसे कर रहा है। ऐसा कौन सा मेटल है जो पानी के कांटेक्ट में आते ही फायर को कैच कर लिया, उसमें आग लग गई। ऐसा कौन सा मेटल है जो कुछ टाइम के बाद तैरने लग गया। तो यही सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी है। अब उसके बाद आप इस कोल्ड वाटर की जगह हॉट वाटर ले लीजिए। अब आप अपने मेटल्स को डालिए और देखिए कि कौन सा मेटल रिएक्ट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, और यही सारी चीज़ें आप नोटिस करिए। ठीक है, तो ये था हमारी एक्टिविटी 3.10। अब हमारे कंक्लूजन का टाइम है। मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। कैसे? मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मेटल ऑक्साइड जो है पानी में सॉल्युबल होता है, बिल्कुल मिक्स हो जाता है पानी में। इससे अगर हम लोग उसमें मतलब पानी और डालेंगे मेटल ऑक्साइड में, तो हमारा क्या बन जाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। मेटल ऑक्साइड हमें मिल गया, पानी में मेटल हमने डाला, मेटल ऑक्साइड मिल गया। अब उसमें और हमने पानी डाल दिया तो हमें क्या मिला? मेटल हाइड्रोक्साइड। सारे मेटल्स बट पानी के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं, कुछ ही करते हैं। जैसे पोटेशियम एंड सोडियम जो होता है वो ठंडे पानी के साथ बहुत वॉलेंटली रिएक्ट करता है, बहुत ज़्यादा वॉलेंटली। अगर हम लोग सोडियम और पोटेशियम के साथ लिखना चाहें तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और ये ठंडे पानी के साथ कांटेक्ट में आता है तो उससे कभी कभी इतना एक्सोथर्मिक हो जाता है कि ये आग भी कैच कर लेता है। अब इसका रिएक्शन देखिए। 2K प्लस 2H2O gives 2KOH प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी। हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा इसमें से निकलती है। या 2Na प्लस 2H2O gives 2NaOH प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी। ये जो कैल्शियम होता है वो पानी के साथ बहुत हल्का सा रिएक्ट करता है, बहुत बहुत मतलब वॉलेंट नहीं होता है, बहुत आराम से रिएक्ट कर लेता है। The heat evolved is not sufficient for the hydrogen to catch fire. इसमें से भी हीट निकलती है बट वो इतनी नहीं होती है कि वो फायर कैच कर ले, आग कैच कर ले, उसमें से आग निकल आए। Ca प्लस H2O gives CaOH whole twice plus H2. Calcium start floating because the bubbles of hydrogen gas form stick to the surface of the metal. जो बबल्स बनते हैं वो उसके सरफेस पे स्टिक कर जाते हैं, इसलिए वो कुछ टाइम के बाद तैरने लगता है। मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। ये जब गर्म पानी के साथ रिएक्ट कराया जाता है तब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। It also starts floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to its surface. अब जैसे कुछ हमारे मेटल्स हैं, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये ना तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं ना तो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, बल्कि जब इसमें स्टीम पास कराई जाती है तब ये मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो सारे मेटल्स का अपना अलग अलग रहता है, कुछ ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ गर्म पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और कुछ इन दोनों के साथ नहीं करते तो स्टीम के साथ करते हैं। जैसे देखो फॉर्मूला हमने लिखा है, इक्वेशन लिखती है बुक में आपके। 2Al plus 3H2O gives Al2O3 plus 3H2, या 3Fe plus 4H2O gives Fe3OH Fe3O4 plus 4H2O. Let
कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये ना तो ठंडा पानी, ना गर्म पानी, ना स्टीम, ये किसी के साथ भी पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं रिएक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है हम इनका रिएक्शन, मेटल का रिएक्शन देखेंगे एसिड के साथ। देखो हमें पता है कि जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो हमें सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। क्या सारे मेटल्स ऐसे ही रिएक्ट करेंगे? सारे, वन टू ऑल? जैसे हमने ऊपर देखा कि कुछ मेटल्स हमारे ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ गर्म पानी के साथ कर रहे हैं, कुछ स्टीम के साथ कर रहे हैं, तो मे बी पॉसिबल डाइल्यूट एसिड के साथ भी कुछ ऐसे ही हो। तो हमारी एक्टिविटी 3.11 कहती है कि आप पहले कुछ सैंपल्स कलेक्ट कर लीजिए मेटल्स के, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सारे मेटल्स। अब क्योंकि ये मेटल्स जो होते हैं वो टर्निश हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, बहुत जल्दी हवा के साथ रिएक्ट करके ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इनको सैंड पेपर से क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोडियम और पोटेशियम बहुत जल्दी पानी के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए इसको बहुत केयरफुल रह के ही छूना पड़ता है। पुट द सैम्पल सेपरेट इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें थर्मोमीटर भी वो कर दीजिए, सो दैट देयर बबल्स आर डिप्ड इन द एसिड। अब आप जो बबल्स उसमें से निकल रहे हैं उसको ऑब्जर्व करिए, कितनी जल्दी निकल रहे हैं, कितनी देरी से निकल रहे हैं, ये नोटिस करिए। और ये नोटिस करिए कौन जल्दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, कौन देर से कर रहा है, और अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करिए। राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम यही मेटल्स के रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवा दें तो हमारी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। यहाँ पे तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवा रहे थे ना, बट अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ करवाएंगे तो कोई हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो जो H2 होगा, हाइड्रोजन गैस होगी, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और वाटर बना देगा, H2O बना देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा, NO2O बन जाएगा, NO बन जाएगा या NOO2 बन जाएगा। बट जो मैग्नीशियम और मैंगनीज होता है वो डाइल्यूट HNO3 के साथ बहुत अच्छे से रिएक्ट कर जाता है, बहुत आराम से रिएक्ट कर जाता है और H2 गैस बना देता है। अब जो हमने एक्टिविटी 3.11 में किया और उससे हमने ऑब्जर्वेशन निकाली, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल वाज द फास्टेस्ट इन केस ऑफ मैग्नीशियम। जो बबल्स का फॉर्मेशन था वो सबसे ज़्यादा किस में था? मैग्नीशियम में था। द रिएक्शन वॉज मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस। और कैसे रिएक्ट हो रहा था? सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर Fe, ऐसे ही। कॉपर के केस में कोई बबल्स हमें नहीं दिखे और टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आया, मतलब कॉपर कोई अच्छे से रिएक्ट ही नहीं किया बिल्कुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। इसका मतलब तो यही हुआ कि कोई हमें बबल्स नहीं दिखे, कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं दिखा, मतलब यही हुआ। नेक्स्ट है हमारा, ये जो मेटल्स होते हैं वो अदर मेटल्स सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एक्टिविटी 3.12 हमारी कहती है कि आप क्लीन कॉपर ले लीजिए, क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड आयरन नेल। पुट द कॉपर वायर इन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड आयरन नेल्स इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के बाद आप अपनी ऑब्जर्वेशन नोट करिए, रिएक्शन कैसा हुआ ये देखिए। इस बेसिस पे आप एक्चुअल में देख सकते हैं कि रिएक्शन किस टेस्ट ट्यूब में हुआ, किस में नहीं हुआ। और अपनी सारी ऑब्जर्वेशन जो आपने एक्टिविटी 3.9, 3.10, 3.11 में किया उससे कोरिलेट करने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है रिएक्शन हुआ है तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी लिखिए और उसका नाम भी बताइए कि कौन सा रिएक्शन हुआ। अब जो रिएक्शन हुआ, reactive metal displace less reactive metal from their compounds in the solution or molten state। जो ज़्यादा reactive metal था वो कम reactive metal को displace कर देता है, उसकी जगह ले लेता है, उसकी जगह जाके बैठ जाता है। हमने प्रीवियस सेक्शन में ऑलरेडी पढ़ा है कि सारे metals इक्वली रिएक्टिव नहीं होते, कोई ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कोई कम रिएक्टिव होता है। तो रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल विद ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड, इन सब में हमने चेक कर लिया है कि कौन
मतलब कुछ ऐसा होता है, ज़्यादा होता है, कुछ कम होता है. बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद these reagents. So we are unable to put all metal sample we have collected in decreasing order of reactivity. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था वो बहुत अच्छे से हमें बता देगा कि रिएक्टिविटी कैसे होती है. दिस इज सिंपल. जो ए अगर बी को डिस्प्लेस कर पा रहा है तो मतलब क्या है, ए ज़्यादा रिएक्टिव है बी से, और अगर ए डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है तो ए कम रिएक्टिव है बी से. मेटल ए प्लस सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बी गिव्स सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी. इसका मतलब ए जो है हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है. रिएक्टिविटी सीरीज. अब देखो हम लोग ने ये पढ़ लिया कि कुछ मेटल्स दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं. तो जो मेटल डिस्प्लेस कर देते हैं दूसरे मेटल को वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो नहीं कर पाते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं. यही सब हम लोग ने पहले पढ़ा है. द रिएक्टिविटी सीरीज़ ये एक लिस्ट होती है मेटल्स की जिसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाता है. मतलब जो सबसे ऊपर लिखा है, ये जो सीरीज़ है इसमें सबसे ऊपर आपका पोटेशियम लिखा है. पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है. ये अपने से नीचे सारे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देगा. यानी पोटेशियम का आप रिएक्शन कराओगे सोडियम कैल्शियम किसी के साथ भी, वो उसकी जगह ले लेगा. वही अगर आप एल्युमिनियम को देखो तो एल्युमिनियम अपने से नीचे वालों की तो जगह ले पाएगा, उनसे ज़्यादा रिएक्टिव है ये, बट अपने से ऊपर वालों की जगह नहीं ले पाएगा. अगर आप एल्युमिनियम का रिएक्शन कॉपर मरकुरी इन सब में से किसी से कराओगे तो वो उसकी जगह ले लेगा. बट अगर आप एल्युमिनियम का रिएक्शन कैल्शियम सोडियम इनसे कराओगे तो वो उसकी जगह नहीं लेगा. ठीक है, ये एज इट इज़ सीरीज़ आपको याद करनी होती है. 3-4 बार पढ़ोगे तो अपने आप ही ये याद होने लगती है. नेक्स्ट हमारा हाउ टू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट. मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं. इन द अबव एक्टिविटी यू सॉ द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अ नंबर ऑफ रिएजेंट्स. हमने पहले ही देख लिया कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं. बहुत सारे रिएजेंट से हमने रिएक्शन देख लिया है ना मेटल का. अब हमने क्लास 9th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था एलिमेंट्स का. तो हम ये जानते हैं कि कुछ हमारी नोबल गैसेस होती हैं जिनका वैलेंस शेल फिल्ड होता है, उसको नोबल गैस कहते हैं. जिसका बाहर वाला शेल एकदम फिल हो, एकदम उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन रखने की या बाहर निकलने की जगह ही ना हो, एक्स्ट्रा ना हो, उसको हम नोबल गैस कहते हैं. We therefore explain the reactivity of metal as a tendency to attain a complete filled valence shell. मतलब रिएक्टिविटी एक मेटल की कही जाती है कि उसकी टेंडेंसी क्या है कि वो अपने वैलेंस शेल को फिल कर पाए. इसके लिए हमें सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता होनी चाहिए. अब हम लोग कुछ मेटल नॉन मेटल और नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं. जैसे देखो टेबल 3 इसमें दिया गया है. नोबल गैस हमारी हीलियम होती है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है. तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें देखो कैसे, पहले के में भरा जाता है, फिर एल में भरा जाता है, फिर एम में भरा जाता है, फिर एन में भरा जाता है. इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों हमारे के में बैठ जाएंगे. बाहर वाला शेल फिल हो गया ना, 2 से ज़्यादा तो के में आते नहीं हैं, के में तो सिर्फ 2 ही आते हैं, फिल हो गया एकदम. नेक्स्ट है नियॉन. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 10, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर होता है 10. तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे. देखो हमने 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले के में भर दिए, फिर बचे कितने, 8 बचे. नेक्स्ट हम एल में भरेंगे, तो एल में भी हम 8 ही भर पाएंगे क्योंकि 8 से ज़्यादा हम भर ही नहीं सकते. अगला है हमारा आर्गन. आर्गन की एटॉमिक नंबर है 18. इसमें देखो पहले हमने के में भर दिया 2, एल में भर दिया 8, अब फिर फाइनली कितने बचे, 8 और बचे हैं, वो नेक्स्ट वाले में जाएंगे. और नेक्स्ट वाले में मैक्सिमम भी हम 8 ही भर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो भर नहीं सकते. तो मैक्सिमम हमारा एम भी पूरा फिल हो गया है ना, ऐसे ही चल रहा है. देखो अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं कि कैसे करा जाता है. देखो हमारे पास 4 शेल्स होती है, मेनली 4 शेल में ही हमारा काम हो जाता है, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना पड़ता है.
इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने ज़्यादा से ज़्यादा आप भर सकते हो, मैक्सिमम अगर पूछे तो इसमें सिर्फ हम 2 भर सकते हैं, इसमें हम 8 भर सकते हैं, इसमें हम 18 भर सकते हैं और इसमें हम 32 भर सकते हैं। ये कैसे हम जान पाते हैं कि इतना ही भर सकते हैं? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n का स्क्वायर, जहाँ n क्या होता है, जैसे k शेल है, k 1 है, ये l 2 है, m 3 है और ये 4 है। तो देखो अगर हमें k का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2 आ जाएगा। देखो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। अगर हमें l का निकालना है तो 2 × 2 का स्क्वायर आ जाएगा यानी 8 आ जाएगा, 8 मैक्सिमम। इससे ज़्यादा नहीं भर सकते, इससे कम आप भर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं भर सकते हो। अगर m का निकालना है तो देखो 2 × 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 9 ज़ा 9 2 ज़ा 18। इसी तरह आप n का भी निकाल सकते हो। तो अब ये मैक्सिमम है हमारा। अब जैसे मान लो हमें हीलियम का देखना है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है, तो वो सबसे पहले k में जाएगा, 2 भर जाएगा और उसके इलेक्ट्रॉन खत्म, उसको और आगे जाना ही नहीं पड़ेगा। और वो भी कहाँ खत्म, जहाँ k में भरा है और k में मैक्सिमम भर चुका है, ना k के पास और कैपेसिटी बची है, ना हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन बचे। तो ये बहुत बढ़िया से स्टेबिलिटी मेंटेन करके बैठा रहेगा। नेक्स्ट अगर मान लो Na है, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 है। अब सबसे पहले ये k में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे। अब 11 में से 2 चले गए, कितने बचे हैं, हमारे पास 9 बचे। नेक्स्ट L में जाना चाहिए तो L में मैक्सिमम तो 8 ही जा सकता है, इसके पास 9 है बट मैक्सिमम तो 8 ही जा सकता है। एक बचा है अभी भी इसके पास, वो नेक्स्ट वाले में जाएगा, M में चला गया। अब ये देखो इसमें 2 8 और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसको M शेल भी बनाना पड़ गया। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ना होता तो कितना बढ़िया होता, ये दो बनाता और दोनों में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बैठे रहते, आराम से स्टेबिलिटी मेंटेन कराता रहता। बट इसको एक M का भी बोझ उठाना पड़ गया और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये जो सोडियम है ये कोशिश करता है कि ये खुद प्लस चार्ज ले ले और ये इलेक्ट्रॉन को भगा दे अपने पास से, भाग जा, तो ताकि ये दोनों सिर्फ इसके पास शेल बच जाएंगे, वो भी मैक्सिमम फुल पूरा भरे हुए हैं। बट ये इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है इसीलिए ये पूरा गड़बड़ करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 12। सबसे पहले k में भरेगा 2, इसके बाद कितना बचा, 10 बचा है, L में भरे जाएगा 8। अब इसके पास कितना बचा, अभी भी 2 बचे, अब M में भरेगा 2। M की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 है बट इसमें भरेगा 2 क्योंकि मैग्नीशियम के पास और इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये मैग्नीशियम भी यही कोशिश करेगा कि खुद 2+ बन जाए और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये भाग जाए इसके पास से, ताकि इसके पास ये दोनों शेल बचे जिसमें फुल इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, यही कोशिश करेगा। फालतू में M का बोझ क्यों ले, वो भी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, बेकार है M का बोझ लेना, है ना। नेक्स्ट ये तो हमारे मेटल्स थे, नॉन मेटल्स के भी देख लेते हैं। नेक्स्ट मान लो हम नाइट्रोजन का ले लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। अब सबसे पहले k में जाएगा 2, अब कितना बचा है, 5 बचा है। अब बाकी 5 इसी में चले जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम तो 8 भर सकता है बट 5 ही इसमें भर पाएंगे। अब मैक्सिमम ये 8 भर सकता है, इसके पास सिर्फ 5 है, तो ये कोशिश करेगा इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन और आ जाए, है ना। ये कोशिश करेगा इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो इसकी बाहर वाली शेल पूरी भर जाएगी, ये हो जाएगा ना, बाहर वाली शेल पूरी भर जाएगी क्योंकि इन लोग की कोशिश रहती है कि जो शेल है वो पूरी मैक्सिमम भरी रहे। समझ में आया, तो ये इस तरह होता है। नेक्स्ट देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अब ये 8 कैसे भरा जाएगा, देखो 2 तो पहले इसी में चलेगा, अब कितने बचे, 6 बचे, 6 इसमें चले जाएंगे। अभी भी देखो इसके पास 2 की कमी है तो ये कोशिश करेगा इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए कहीं से। देखो 6 भेजना बहुत मुश्किल चीज है, ये 6 इलेक्ट्रॉन को भेज दे अपने पास से दूर। 2 इलेक्ट्रॉन को पाना आसान बात है, 6 आदमियों को भेजना आसान है कि 2 आदमियों को बुलाना आसान है। तो ऑब्वियस सी बात है 2 आदमी को बुलाना आसान है, 6 को भेजना बहुत मुश्किल चीज हो जाएगी। सेम यही काम चलता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स को भेजने की जगह ये कोशिश करता है 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए।
ताकि ये वाला फुल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब इसमें देखो 2 इसमें चले गए, अब फिर कितने बचे, 15 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, 8 इसमें चले जाएंगे, कितने बचे, 7 बचे हैं, 7 इसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब हमें आयनिक कंपाउंड्स जो बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है। एक्टिविटी 3.13 हमें कहती है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बैरियम क्लोराइड, या आपके साइंस लैब में कोई भी सॉल्ट मौजूद हो आप उसके सैंपल्स ले लीजिए। सबसे पहला काम उसका फिज़िकल स्टेट नोट कर लीजिए कि वो किस फॉर्म में अवेलेबल है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस तरह से वो अवेलेबल है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सैंपल लीजिए स्पैचुला में एंड उसको डायरेक्टली फ्लेम से हीट करिए, और ऐसा ही काम आप सारे सॉल्ट के साथ करिए, जितने भी आपने सैंपल्स लिए सबके साथ। तो आपकी कुछ ऑब्जर्वेशन होगी, वो ऑब्जर्वेशन नोट कर लीजिए कि फ्लेम किस कलर की निकल रही है, सैंपल किस तरह से मेल्ट हो रहा है, मेल्ट होने के बाद उसका कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही सब ऑब्जर्वेशन आपको नोट करनी है। फिर आप एक और चीज़ करिए कि सैंपल को पानी, पेट्रोल, केरोसिन इन सब में घोलने की कोशिश करिए। नोटिस करिए क्या ये घुलते हैं कि नहीं घुलते हैं। अब जैसा इस फिगर में दिया है, फिगर 3.8, ऐसा सर्किट बनाने की कोशिश करिए। तो देखिए क्या बल्ब जलता है कि नहीं जलता है। यही सारी चीज़ें हमें इस एक्टिविटी में करने को बोली हैं। नेक्स्ट हमारा कुछ चीज़ें इसने बोली, जैसे इन्होंने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कुछ आयनिक कंपाउंड्स के बताए हैं। NaCl का मेल्टिंग पॉइंट, LiCl का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दोनों चीज़ बताई है। तो इन सारी चीज़ों से हम क्या प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं कि पहला फिज़िकल नेचर, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जनरली, बिकॉज क्यों, क्योंकि उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस। जो भी पॉजिटिव और निगेटिव आयंस उसमें मौजूद होता है उसके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो थोड़े से हार्ड होते हैं और सॉलिड में होते हैं। These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. देन हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हमने हीट किया था ना, तो हमने मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी नोटिस कर लिया होगा। हमने ये नोटिस किया कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने बताया उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बहुत उनके बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वो बॉन्ड तोड़ने के लिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए। जब आप ज़्यादा एनर्जी दोगे तो आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। उसको आपको बॉन्ड तोड़ना है, तभी तो वो मेल्ट होगा, तभी तो वो पिघलेगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा सॉल्युबिलिटी। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene, पेट्रोल। इन सब में, पानी में तो soluble है बट बाकी सब में insoluble है। नेक्स्ट है हमारा कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। जो सॉल्यूशन आयनिक कंपाउंड का हमने लिया उसमें आयंस थे जो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ भागते हैं, मूव करते हैं, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट, अगर यही आयनिक कंपाउंड्स हम लोग सॉलिड स्टेट वाला ले लेते, हमने देखो ऊपर में लिक्विड स्टेट में लिया था, सॉलिड स्टेट में लेते तो वो कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि सॉलिड है तो आयंस एक जगह से दूसरी जगह मूव ही नहीं कर पाएंगे, वो तो अपनी जगह फिक्स होके बैठे रहेंगे ना, दूसरी जगह मूव ही नहीं कर पाएंगे। जब मूव नहीं कर पाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट होगी। बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट, पिघले हुए स्टेट में। दिस इज पॉसिबल इन मॉल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू हीट। हीट की वजह से ओवरकम हो गया। Thus the ion moves freely and conduct electricity। और मॉल्टन स्टेट में आयंस फ्रीली मूव कर पाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स।
देखो हमारे जो अर्थ है, अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे मेटल्स हैं, यानी सारे मेटल्स हमें अर्थ क्रस्ट से ही तो मिलते हैं। जो सी वाटर है उसमें भी बहुत ज़्यादा सॉल्युबल सॉल्ट्स मिली हैं, मतलब घुली हुई सॉल्ट है। जो पानी है उसमें घुल गई हैं सॉल्ट, तभी तो कहा जाता है समुद्र का पानी नमकीन है। क्यों? क्योंकि उसमें नमक घुला हुआ है। कौन कौन सा नमक? जैसे सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये सब चीज़ उसमें घुली हुई है। तो हमें इन सब चीज़ को अलग करना होता है, निकालना होता है। अब हमें पूरा हम नमक पानी, समुद्र का पानी तो नहीं यूज़ कर सकते हैं जहाँ हमें नमक डालना है, तो हमें नमक को अलग करना पड़ेगा पानी से। इसी को बोला जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स हैं उनको अलग करना एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। द एलिमेंट और कंपाउंड विच ऑकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। मिनरल्स बोलते हैं इन्हें, जो नेचुरली मिलते हैं हमें। और जहाँ पे ये मिलते हैं, जैसे एक जगह पे आपको कोई मिनरल ज़्यादा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और आपको वहाँ से उसको निकालने में बहुत आसानी होगी, या आप आराम से थोड़ा सा यूज़ करके ज़्यादा से चीज़ें निकाल सकते हो, तो उसको बोला जाता है ओर। जहाँ पे वो मिलता है, सिंपली समझो, जहाँ पे वो मिलता है। एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल। एक पर्टिकुलर मेटल का बहुत ज़्यादा परसेंटेज होता है, एंड मेटल आर प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। और मेटल को हम वहाँ से निकाल सकते हैं। इस मिनरल्स को हम लोग बोलते हैं ओर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब हमने ये तो देख लिया कि ओर होता है, मिनरल होता है। अब हम एक्सट्रैक्ट कैसे करें, अलग कैसे करें, वो हमें पढ़ना है। देखो हमने रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की जान ली, तो हम ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। रिएक्टिविटी से ही हम जान पाएंगे ये। सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट। कुछ तो हमें फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो कंपाउंड स्टेट में मिलते हैं। द मेटल एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव। जो सबसे नीचे हैं वो सबसे कम रिएक्टिव है, मतलब वो जल्दी रिएक्ट ही नहीं होंगे, वो हमें आसानी से फ्री स्टेट में मिल जाएंगे। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम, कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट्स। ये हमें फ्री स्टेट्स में मिल जाते हैं, आराम से ऐसे ही मिल जाते हैं। जबकि जो कॉपर और सिल्वर है ये कंबाइंड स्टेट में मिलता है, या तो इनका सल्फाइड मिलेगा या तो ऑक्साइड मिलेगा। कार्बन सल्फाइड मिलेगा या कार्बन ऑक्साइड मिलेगा, या आपको सिल्वर सल्फाइड मिलेगा, सिल्वर ऑक्साइड मिलेगा। और जो मेटल्स टॉप पे है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो हमें कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते, ऐसे आसानी से नहीं मिलते। और जो मिडिल में है वो मॉडर्नली रिएक्टिव होते हैं, वो हमारे अर्थ क्रस्ट में ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनाइड, इन सब फॉर्म में हमें मिल जाते हैं। You will find that the ore of many metal are oxide। अब आपने तो ये नोटिस कर लिया होगा कि अधिकतर मेटल्स के ऑक्साइड फॉर्म आपको मिल रहे हैं, यानी ऑक्सीजन जो है वो बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स है और बहुत ज़्यादा भी मौजूद है हमारी अर्थ पे, इसीलिए तो सबसे जाके रिएक्ट कर जा रही है और ऑक्साइड्स बना दे रही है। तो इसी तरीके से हमने सारे एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। एक वो एलिमेंट जिनका रिएक्टिविटी बहुत कम है, एक वो एलिमेंट जिनका रिएक्टिविटी मिडिल में है, बीच बीच में है, और एक वो एलिमेंट जिनका रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। डिफरेंट टेक्निक्स आर टू बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल्स फॉलिंग इन ईच कैटेगरी। अब देखो जिस टाइप की आपकी कैटेगरी होगी उसी टाइप के आपको टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी उसको और से अलग करने के लिए। देखो ये एक इन्होंने फ्लो चार्ट बनाया है जिससे हमें थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, समरी टाइप की है। देखो ओर है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसमें 3 टाइप की चीज़ें होंगी। मेटल जिनकी रिएक्टिविटी हाई है, या मेटल जिनकी रिएक्टिविटी मिडिल में है, और मेटल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत लो है। जिनकी बहुत लो है वो सल्फाइड ओर बना सकते हैं, तो उनको हम रोस्टिंग की हेल्प से मेटल को निकाल सकते हैं और रिफाइन करके प्योर मेटल हम पा सकते हैं। जिनकी रिएक्टिविटी मिडिल में है उनके हम कार्बोनेट और सल्फाइड, ये 2 फॉर्म में अवेलेबल होता है। अगर कार्बोनेट है तो हम उसको कैल्शिनेट करेंगे
और अगर सल्फाइड है तो हम उसको रोस्टिंग करेंगे, उसके बाद हमें मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा। प्योर मेटल अभी भी नहीं मिलेगा, अभी हमें ऑक्साइड मिलेगा। फिर हम उससे प्योर मेटल निकालेंगे और जब हमें मेटल मिल जाएगा तो हम उसको प्यूरिफाई करके यूज़ कर लेंगे। जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ओर करते हैं। पिघला हुआ ओर का हम इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं और हमें प्योर मेटल मिल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। Ores mined from the earth are usually contaminated with large amount of impurities such as salt, sand, etc. called gangues. जो ओर हम अर्थ से निकालते हैं, अब उसको हमने अर्थ से निकाला है तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ अवेलेबल होती हैं, जैसे सॉइल है, सैंड है, ये सारी चीज़ें। इस इम्प्योरिटीज़ को निकालना, अलग करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो हम अपने मेटल को प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे। द प्रोसेस यूज फॉर रिमूविंग द gangue फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ gangue एंड द ओर। अब अगर आपका कैसी इम्प्योरिटीज़ और कैसा ओर है, इस सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है आप कौन सी टेक्निक यूज़ करोगे। डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड। अब जैसे भी आपकी इम्प्योरिटीज़ होगी उसी के अकॉर्डिंग आप टेक्निक यूज़ करोगे। फर्स्ट है इसमें हमारा एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज, जो बहुत कम रिएक्टिव सीरीज़ में है, जो नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज़ में हमारे, उन मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये अब हम देखेंगे। जो कम है वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। सिर्फ हीट करके ही आप इससे ऑक्सीजन अलग कर दोगे और आपको मेटल मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चीना बार SgS इज अ ओर ऑफ मरकुरी। ये मरकुरी के ओर है। इसको जब एयर में हीट किया जाता है इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मरकुरिक ऑक्साइड HgO। फिर मरकुरी ऑक्साइड इज देन रिड्यूस टू मरकुरी ऑन फर्दर हीटिंग। दोबारा गर्म करने पे ये मरकुरी में चेंज हो जाता है। देखो जैसे इसमें लिखा है 2HgS प्लस 3H2O। जब इसको हमने हीट किया तो हमें क्या मिला, 2HgO प्लस 2SO2। फिर हमें HgO मिल गया, इसको हमने जब दोबारा हीट किया तो हमें Hg मिल गया और O2 मिल गया। सिमिलरली कॉपर भी जो है वो अधिकतर सल्फाइड के फॉर्म में मौजूद होता है और कैसे प्रेजेंट होता है, Cu2S। इस फॉर्म में नेचर में हमें मिलता है, यानी ओर में ये इसी फॉर्म में अवेलेबल होता है। जब हम इसको हीट करते हैं O2 की प्रेजेंस में तो ये क्या बन जाता है, CO2O और SO2, वो तो निकल जाती है, गैस है। फिर हम दोबारा Cu2O को हीट करते हैं तब हमें क्या मिलता है, Cu मिल जाता है और SO2 फिर मिल जाता है। SO2 गैस है, वो निकल जाती है। अब हमें देखो Cu प्योर फॉर्म में मिल गया, ऊपर Hg प्योर फॉर्म में मिल गया। अब बारी है वो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में मिडिल में होते हैं, जो थोड़ा बहुत रिएक्ट करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, मॉडर्नली रिएक्टिव होते हैं। वो एक्चुअल में रियलिटी में सल्फाइड या कार्बोनाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कम्पेयर टू इट्स सल्फाइड एंड कार्बोनाइट। ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान होता है अगर हम लोग सल्फाइड या कार्बोनाइट से कंपेयर करें तो। Therefore, prior to reduction, metal sulfide and carbonate must be converted into metal oxide. हम लोग पहले क्या करेंगे, मेटल सल्फाइड या कार्बोनाइट जो भी होगा उसको पहले मेटल ऑक्साइड में चेंज कर लेंगे। अब सल्फाइड को हम ऑक्साइड में आराम से चेंज कर सकते हैं बाय हीटिंग स्ट्रॉन्गली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एयर। इसको कहा जाता है रोस्टिंग प्रोसेस। हमने ऊपर रोस्टिंग प्रोसेस देखा था ना। द कार्बोनेट और आर चेंज टू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रॉन्गली इन लिमिटेड एयर। अब कार्बोनाइट को भी हम
ऑक्साइड में चेंज कर सकते हैं, बट इसमें हम लिमिटिंग एयर देंगे और इसको बोला जाता है कैल्सिनेशन। तो इसका फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए Zn सल्फाइड के फॉर्म में हमारा प्रेजेंट है, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा ZnS प्लस O2। हीट कर रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, ZnO प्लस SO2। अब कैल्सिनेशन का ZnCO3 हीट कर रहे हैं तो हमारा ZnO प्लस CO2 बन रहा है। अब ये मेटल ऑक्साइड जो मिला है हमें, इसको बहुत आराम से हम लोग रिड्यूस करके प्रॉपर रिड्यूसिंग एजेंट को यूज़ करते हुए हम मेटल्स को आराम से निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ZnO प्लस C, अब यहाँ पे हमारा जो C है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, वो O को अपने साथ लेके चला जाएगा और हमें Zn मिल जाएगा, Zn प्लस Cu। एक रिड्यूसिंग एजेंट का होना ज़रूरी है, तभी तो ये जो ऑक्साइड में O है वो भागेगा हमारे मेटल से, ऑक्साइड से फ्री हो पाएंगे हम। अब देखो, हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये प्रोसेस हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है। तो ये जो हमारी मेटल होगा वो हमें रिड्यूसिंग प्रोसेस से मिला, रिडक्शन प्रोसेस से रिड्यूस करके मिला है ना, इसलिए इसको बोला जाता है रिडक्शन प्रोसेस से ये हमें मेटल मिला, क्योंकि ये खुद रिड्यूस हुआ, इसमें से जो ऑक्सीजन था वो चला गया, तब हमें प्योर मेटल मिला। बिसाइड यूजिंग कार्बन के अलावा आप टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑल्सो यूज्ड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये सारे को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये जाके Zn की जगह ले लेंगे और खुद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके बैठ जाएंगे और हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे है MnO2 प्लस 4Al, यहाँ पे MnO2 है, ये मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, मैग्नीशियम बैठा है ऑक्सीजन के साथ। हमने अब प्योर एल्युमिनियम डाल दिया, वो क्या करेगा, O2 को अपने साथ लेके चला जाएगा और हमें खाली मैग्नीशियम मिल जाएगा। Mn प्लस Al2O3 और हीट भी इसमें से निकलती है। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व इज़ सो लार्ज दैट द मेटल आर प्रोड्यूस्ड इन मॉल्टन स्टेट। जो हमें मेटल मिलता है वो इतने ज़्यादा हीट की वजह से पिघला हुआ मिलता है। इन फैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्युमिनियम इज़ यूज्ड टू जॉइनिंग रेलवे ट्रैक्स और क्रैक मशीन्स। दिस रिएक्शन इज़ नोन एज टर्मिट रिएक्शन। इसको टर्मिट रिएक्शन बोला जाता है। ये आपके अधिकतर जो रेलवे ट्रैक्स होती हैं या कोई मशीन क्रैक हो गई है उसको जोड़ना है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। Fe2O3 प्लस Al गिव्स Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट निकलेगी। अब नेक्स्ट है हमारा जो मेटल्स टॉप पे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में, उनके बारे में देखना है कि उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। अब दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाई हीटिंग विथ कार्बन। अब हम सिंपल हीट करके तो उसको नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो दूसरे को डिस्प्लेस ही नहीं करने देंगे, कार्बन को डिस्प्लेस ही नहीं करने देंगे, कार्बन को ऑक्सीजन ले जाने ही नहीं देंगे। अगर कार्बन ऑक्सीजन नहीं लेके जाएगा तो हमें कैसे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम एक्सेट्रा टू द रिस्पेक्टिव मेटल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेटल्स होते हैं उनकी एफिनिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के लिए देन द कार्बन के कंपैरिजन। दिस मेटल आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का यूज़ करके हम इन मेटल को पाते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। द मेटल आर डिपॉजिट एट कैथोड। कैथोड पे इकट्ठा हो जाता है मेटल हमारा, और जो क्लोरीन है वो जाके एनोड पे इकट्ठा हो जाता है। ऐसे कुछ रिएक्शन होता है। Na, देखो कैथोड पे Na की पावर Na प्लस
इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, इकट्ठा हो रहा है ना, और इधर क्लोरीन हो रहा है. सिमिलरली एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड. वहाँ पे हम लोग एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे तब हमें मिलेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड. नेक्स्ट, रिफाइनरिंग ऑफ मेटल्स. The metal produced by various reduction process described above are not very pure. अब बहुत प्योर नहीं होते हैं ये, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिसको हमें रिमूव करके अपने प्योर मेटल को निकालना पड़ता है. इसी को बोला जाता है रिफाइनिंग. द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज़ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है, सबसे कॉमन होता है electrolytic refining. Many metals such as copper, zinc, tin, nickel, silver, gold are refined electromatically. इस प्रोसेस में क्या होता है, इम्प्योर मेटल को एनोड पे रख दिया जाता है, एनोड बनाया जाता है इम्प्योर मेटल का, एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड. और साफ साफ प्योर मेटल का कैथोड बनाया जाता है. फिर हम लोग एक सोल्यूशन लेते हैं जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है. जो भी मेटल हमें जिसे अलग करना है उसी का सॉल्ट लिया जाता है. जैसे ये फिगर 3.12 में दिखाया गया है. एनोड है, कैथोड है और एक सोल्यूशन है, ऐसे बनाया जाता है. जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो प्योर मेटल एनोड से डिज़ोल्व, द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिज़ोल्व इन इलेक्ट्रोलाइट. डिज़ोल्व होने लगता है इलेक्ट्रोलाइट में, और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड. और उतना ही फिर जाके कैथोड पे डिपॉजिट होने लग जाता है. द soluble impurities go into the solution whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and known as anode mud. जो soluble impurities होती हैं वो तो solution में घुल जाती हैं, और जो insoluble होती हैं वो जाके नीचे बैठ जाती है एनोड के नीचे, और उसी को बोला जाता है एनोड मड. जैसे कि इस फिगर में देखिए, एनोड बना है, कैथोड बना है. एनोड से हमारा Cu2+ निकल रहा है, जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, और इसके नीचे ही, एनोड के नीचे ही एक इम्प्योरिटीज़ दिख रही होंगी आपको, एनोड मड जिसे बोल रहे हैं. अब एनोड पे इन्होंने कॉपर सल्फेट, इन्होंने इलेक्ट्रोलाइट लिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का. एनोड पे इम्प्रॉपर कॉपर है और कैथोड पे हमारा प्योर कॉपर लगाया गया है. ठीक है, तो ऐसे ये पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का चलता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा करोशन. अब देखो, चैप्टर 1 में हमने थोड़ा सा करोशन के बारे में पढ़ा था. जो सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं वो कुछ टाइम के बाद ब्लैक से होने लगते हैं जब उनको हवा में एक्सपोज किया जाता है, तो क्योंकि इट रिएक्ट विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड. वो हवा में प्रेजेंट जो सल्फ़र होता है उससे रिएक्ट करते हैं और सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग बना लेते हैं. जो कॉपर होता है वो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होती है एयर में उससे रिएक्ट करता है एंड स्लोली लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन अ ग्रीन कोटिंग. ये ग्रीन कोटिंग किसकी होती है? कार्बन कार्बोनेट की. आयरन को जब हम मॉइस्ट एयर में एक्सपोज करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसमें मॉइस्चर होता है, तो वो एक ब्राउन कोटिंग उस पर आ जाती है जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं. लेट अस फाउंड आउट कंडीशन अंडर विच आयरन रस्ट. आयरन किस कंडीशन में रस्ट करता है? एक्टिविटी 3.14 हमारी कहती है कि आप 3 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए एंड आयरन नेल्स को साफ़ करके उसमें रखिए. मतलब उस पर कोई रस्ट नहीं होना चाहिए, साफ़ आयरन नेल्स उस पर रखिए. तीनों टेस्ट ट्यूब पर नाम लिख दीजिए ABC एंड पोर सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब A एंड कॉर्क इट. पानी डाल दिया और उस पर थोड़ा ढक्कन लगा दीजिए. जो टेस्ट ट्यूब B है उसमें डिस्टिल वाटर भरिए एंड थोड़ा सा ऑयल. डिस्टिल वाटर के बाद थोड़ा सा ऑयल, उसके बाद कॉर्क लगा दीजिए. दो oil will float on the water and prevent the air from dissolving in the water. जो ऑयल है वो ऊपर ही तैरेगा, ऊपर ही तैरता है, घुलता तो है नहीं पानी में. और उसके बाद वो क्या करता है, वो जो हवा प्रेजेंट होती है उसको घुलने से रोकता है.
Put some adherous calcium chloride in test tube C and cork it. अब इससे क्या होगा, ये जो कैल्शियम क्लोराइड होगा वो सारी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड जो भी हवा में मॉइस्चर होगी. लीव दिस टेस्ट ट्यूब फॉर फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व. अब जब आप कुछ दिन के बाद ऑब्ज़र्व करेंगे तो जो टेस्ट ट्यूब ए में आपका आयरन नेल रखा होगा उसी में रस्ट लगेगी, जंग लगेगी, और बी और सी में नहीं लगेगी. इन टेस्ट ट्यूब ए द नेल वन एक्सपोज टू बोथ एयर एंड वाटर. इन टेस्ट ट्यूब बी द नेल इज एक्सपोज टू ओनली वाटर. सिर्फ वाटर में था, हवा से तो कांटेक्ट उसका तोड़ दिया था हमने, और टेस्ट ट्यूब सी में भी सिर्फ हवा से कांटेक्ट था और हमने पानी उसमें डाला ही नहीं था. तो इस कंडीशन से आपको पता चल जाएगा कि हमारे लिए रस्टिंग के लिए हवा और पानी दोनों का होना मौजूद है, ज़रूरी है, दोनों का प्रेजेंस ज़रूरी है. अब रस्टिंग हमने पढ़ लिया तो प्रिवेंशन भी पढ़ना है कि अब हम रस्टिंग को रोक कैसे सकते हैं. द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडिजिंग और मेकिंग अलॉय. देखो, गैल्वेनाइजेशन एक बहुत अच्छा मेथड है जो स्टील्स को या आयरन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग दैम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक. हमारा जो भी आयरन पार्टिकल होता है उसके ऊपर हम पतली सी जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, जो जिसकी वजह से आयरन डायरेक्टली मॉइस्चर और हवा के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से हमारा वो होता है उसमें जंग नहीं लग पाती है. The galvanized article is protected against rusting even if zinc coating is broken. अगर जिंक कोटिंग टूट भी जाती है तब भी वो प्रोटेक्ट कर सकता है. Alloying is also a very good method of improving the properties of metal. Alloy बना दीजिए आप metals के, वो भी एक बहुत अच्छा मेथड है. We can get the desired property by this method. जैसे आयरन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बट हम आयरन को कभी भी प्योर स्टेट में नहीं पा पाते हैं क्योंकि उसमें बहुत जल्दी रस्टिंग हो जाती है. जो प्योर आयरन होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है एंड स्ट्रेच ईजली व्हेन हॉट, और खिंच जाता है जब गर्म होता है. बट अगर उसमें कुछ अमाउंट का हम कार्बन मिक्स कर दें तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग और हार्ड हो जाता है. आयरन इज़ मिक्सड विद निकल एंड क्रोमियम टू गेट अ स्टेनलेस स्टील, जो बहुत हार्ड होती है और उसमें जल्दी जंग भी नहीं लगती. स्टेनलेस स्टील के सामान आपने देखे होंगे, आपके घर में होंगे कोई ना कोई. दिस इफ़ आयरन इज़ मिक्स विथ सम अदर सब्सटेंस इट्स प्रॉपर्टी चेंज. थोड़ी सी उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, बल्कि ये प्रॉपर्टी जो चेंज होने के बाद है वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी है. द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज इफ़ इट मिक्सड विथ सम अदर मेटल्स. द सब्सटेंस एडेड टू बी मे बी मेटल और नॉन मेटल. ज़रूरी नहीं है सिर्फ मेटल को मेटल के साथ मिक्स किया जाए, हम मेटल को नॉन मेटल के साथ भी मिक्स कर सकते हैं. तो एलॉय क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का, या मेटल या नॉन मेटल का. इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल्स एंड देन डिजॉल्विंग द अदर एलिमेंट्स इन इट इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन. इट इज़ देन कूल्ड टू द रूम टेम्परेचर पर इसको कूल कर दिया जाता है. अगर एक मेटल हमारा मरकुरी है देन द एलॉय इज़ नोन एज एमलगम. अब अगर इसका एलॉय बना रहे हो तो उसको एमलगम बोला जाता है. द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज़ लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल. जैसे जो ब्रास है वो एलॉय है कॉपर और जिंक का, ब्रॉन्ज है वो एलॉय है कॉपर और टिन का, जो कि बिल्कुल भी गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का. जबकि जो कॉपर है वो एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है और हम उससे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स भी बनाते हैं. सोल्डर्स एक अलॉय है लेड और टिन का, जिनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होती है एंड इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर टुगेदर. आई होप पूरा चैप्टर आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा. एंड अगर आपने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाके भी चेकआउट कर लीजिए. मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसकी अलग से प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं.
अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।